नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंशित भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 13 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 के ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी थी। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में बेसिकली दोस्तों हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और डिफरेंट ऐसी मूवमेंट्स के बारे में बात करी थी जो महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। साथ ही साथ लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि एनसीएम के एंड में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद जब उनको फ्री करा गया तो वो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के अंदर इंक्लूड हो गए थे। उन्होंने पॉलिटिकल कंडीशन से थोड़ा बहुत अपने आप को अलग कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए उसी टॉपिक से कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका द सॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कि जो सॉल्ट सत्याग्रह था, जो दांडी मार्च थी, जो सॉल्ट मूवमेंट थी, वो कैसे स्टार्ट हुई थी और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। इस टॉपिक से आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो कि आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दांडी मार्च। ठीक है, दांडी मार्च के बारे में एक्सप्लेन करिए, दांडी मार्च कैसे स्टार्ट हुई थी और उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। तो देखोगे कि दांडी मार्च को स्टार्ट करने से पहले जहां पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था कि गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के अंदर इंक्लूड हो चुके थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आप देखोगे 1928 के आसपास 1928 के आसपास गांधी जी ने सोचा था कि अब समय आ गया है कि मैं वापस से पॉलिटिकल कंडीशन को देखूं, उसके अंदर थोड़ा बहुत काम करूं। ठीक है, तो आप देखोगे इंडिया में एक ऑल इंडिया कैंपेन चल रहा था अगेंस्ट ऑल वाइट साइमन कमीशन। अब बेसिकली ब्रीफ में तो नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे, शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे कि एक ऑल वाइट साइमन कमीशन भेजी गई थी इंडिया में। ये साइमन कमीशन किस लिए आई थी? ये जांच पड़ताल करने आई थी कि इंडिया में आपके जो रूल चल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, वो किस तरीके से चल रहा है। क्योंकि इंडिया में बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स आ रही थी, तो आपके इंडियंस को सांत्वना देने के लिए उन्होंने एक ऑल वाइट साइमन कमीशन भेजी। ठीक है, लेकिन इंडियंस को इसके प्रति अगेंस्ट क्यों थे वो लोग, वो क्यों इसका विद्रोह कर रहे थे? आप देखोगे अब अगर इंडिया के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हो कि आपके इंडिया में जो ब्रिटिशर्स हैं कहीं वो गलत काम तो नहीं कर रहे, मिस एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं कर रहे, तो ये कौन बता पाएगा? आपकी जो कमीशन है उसके अंदर कम से कम 1 या 2 मेंबर तो इंडियन कम्युनिटीज के होने चाहिए, जो कि आपको बता पाएंगे कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है। वही पॉइंट आपके ऑल इंडिया कैंपेन के अंदर था कि आपकी जो साइमन कमीशन है उसके अंदर तो सारे व्हाइट पर्सन है और एक व्हाइट पर्सन दूसरे व्हाइट पर्सन के बारे में तो पूरा बोलेगा ही नहीं। तो ऑल इंडिया कैंपेन यही बात कह रहा था कि इस कमीशन के अंदर कुछ इंडियन भी होने चाहिए, इसीलिए इस ऑल वाइट साइमन कमीशन का अगेंस्ट करा जा रहा था आपके ऑल इंडिया कैंपेन की मदद से। ठीक है, गांधी जी ऑल इंडिया कैंपेन के अंदर इंक्लूड नहीं हुए थे। गांधी जी ने सिर्फ अपना कह लो आशीर्वाद दे दिया था कि जाओ अब तुम जाके ये कैंपेन स्टार्ट कर सकते हो। गांधी जी खुद इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुए थे। सिमिलर टाइम पे गांधी जी कहां थे? गांधी जी थे पीजेंट की मदद करते हुए, एक पीजेंट सत्याग्रह स्टार्ट कर रखा था गांधी जी ने बारडोली रीजन के अंदर। ठीक है, इसी के साथ ही साथ आप देखोगे जब 1929 आया तो 1929 दिसंबर एंड में आपके एक एनुअल सेशन हो रहा था कांग्रेस का। ठीक है, लाहौर सिटी के अंदर आपके कांग्रेस का एनुअल सेशन था। अब ये जो सेशन था इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी। 2 चीजों के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कौन कौन सी 2 चीजें? पहली चीज, इलेक्शन ऑफ जवाहरलाल नेहरू एज प्रेसिडेंट, मतलब कि अब कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे उनकी जगह पे जवाहरलाल नेहरू जी को इलेक्ट करा जा रहा था। यह सिंबलाइज कर रहा था कि यंग जनरेशन को अब हम अपनी बैटन पास कर रहे हैं, मतलब कि अब सारा काम यंग जनरेशन के हाथों में होगा। ठीक है, इसी के बाद आप देखोगे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपके एनुअल सेशन का, वो था प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज। मतलब कि गांधी जी ने कहा था अब हम पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को प्रोक्लेम करेंगे। आजादी से पहले ही एक बार पूर्ण स्वराज प्रोक्लेम करी जा चुकी थी। तो आप देखोगे ये कब हुआ था? आपके 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज को प्रोक्लेम करा गया था। अब इसके अंदर करा क्या गया था? आप देखोगे बेसिकली
आपके नेशनल फ्लैग को होइस्ट करा गया था, पैट्रियोटिक सॉन्ग गाए गए थे, ठीक है, साथ ही साथ में और दूसरे सेलिब्रेशंस करे गए थे, लोगों की मदद करी गई थी। गांधी जी ने खुद ऑब्जर्व करा था कि हर एक जगह पे सभी चीजें अच्छे से होनी चाहिए, कहीं कोई वायलेंस ना हो, कहीं कहीं दंगे ना भड़क जाए, इसलिए गांधी जी खुद देख रहे थे कि हर जगह पे सभी काम अच्छे से हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देखोगे 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। साथ ही साथ में आप देखोगे गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा कि इंडिपेंडेंस डे मनाने के बाद बाकी का बचा हुआ दिन हम कंस्ट्रक्टिव वर्क्स करेंगे। कंस्ट्रक्टिव वर्क्स का बेसिकली मीनिंग क्या है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वर्क का मीनिंग है आपके हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम करेंगे, ठीक है, आप कह लीजिए अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने के लिए काम करेंगे, वही सारी चीजें तो गांधी जी मानते थे सोशल रिफॉर्मर के तौर पे, सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे इन कंस्ट्रक्टिव वर्क्स के माध्यम से, ठीक है। अब आप देखोगे जब आपका पूर्ण स्वराज प्रोक्लेम करा गया था, उसके बाद गांधी जी ने कहा कि अब मैं एक मार्च स्टार्ट करने वाला हूं। गांधी जी ने कहा कि मैं एक मार्च स्टार्ट करूंगा टू ब्रेक आपका सॉल्ट लॉ। शॉर्ट में बताता हूं सॉल्ट लॉ क्या है। सॉल्ट लॉ के तहत आपके जो कंप्लीट मोनोपोली थी वो ब्रिटिशर्स के हाथों में थी कि ब्रिटिशर्स ही सॉल्ट बना सकते हैं डोमेस्टिक और कमर्शियल यूज के लिए। डोमेस्टिक यूज के लिए भी आपके जो कम्युनिटीज थी उनको इतनी इंडिपेंडेंस नहीं थी कि वो अपने घर के लिए भी सॉल्ट बना ले, और जो मार्केट में सॉल्ट मिल रहा था वो बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस का होता था। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि ये जो सॉल्ट लॉ है, ये जो वाइडली डिसलाइक सॉल्ट लॉ है, इसको कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि अपने घर में हम कम पैसों से एक सॉल्ट बना सकते हैं, लेकिन वही सॉल्ट हम बाहर जाके खरीदते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता था। गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को या सॉल्ट लॉ को ही क्यों चूज करा था, ये आप देखोगे कि गांधी जी जानते थे कि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो आज भी और उस समय पर भी सभी के घरों में, सभी कम्युनिटीज बिना ये देखे हुए कि ये इस क्लास का है, ये इस कल्चर का है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सॉल्ट हर एक घर में इस्तेमाल करा जाता था। तो गांधी जी को पता था, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ इसीलिए चूज करा था क्योंकि गांधी जी को पता था अगर मैं ये लॉ चूज करता हूं, इसको ब्रेक करने की बात करूंगा तो मेरे को सपोर्ट मिलेगा, दोनों ही कम्युनिटीज मेरे को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। और सिमिलर चीज हुई भी, जैसे ही गांधी जी ने अपनी मार्च स्टार्ट करी थी 12 मार्च 1930 को लोगों ने गांधी जी को सपोर्ट करा, ठीक है, बहुत से लोगों ने गांधी जी को सपोर्ट करा। साथ ही साथ आप देखोगे गांधी जी की अपनी एक सॉल्ट मार्च चल रही थी, लेकिन दूसरे जगहों पे ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट पैरेलल सॉल्ट मार्चेस चल रही थी। मतलब कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ गांधी जी ही एक सॉल्ट मार्च को स्टार्ट कर रहे थे, गांधी जी के साथ साथ और बहुत से रीजन के अंदर सॉल्ट मार्चेस चल रही थी, ठीक है। कुछ दिनों बाद आपके गांधी जी ने जाके आपके सॉल्ट मार्च को कंप्लीट करा, उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा और उन्होंने फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट बनाया। ऐसा करके गांधी जी एक क्रिमिनल हो चुके थे आपके ब्रिटिशर्स की आईज में, और जो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि किसी ना किसी कारण गांधी जी को जेल के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है। लेकिन ये जो सॉल्ट मार्च थी, ये हम जैसे हमने कहा कि गांधी जी की सॉल्ट मार्च या दूसरी सॉल्ट मार्च ये ही नहीं थी, इसके अलावा और बहुत से प्रोटेस्ट चल रहे थे उस टाइम पे। आप देख लो स्ट्रीम्स ऑफ प्रोटेस्ट, न्यूमरस प्रोटेस्ट चल रहे थे, कहीं पे सॉल्ट लॉ तोड़ा जा रहा था, कहीं पे फॉरेस्ट लॉ तोड़ा जा रहा था, आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, इन सभी को अटेंड नहीं करा जा रहा था, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, कोई टैक्स नहीं दे रहा था। तो मतलब कि हर जगह पे आपके प्रोटेस्ट चल रहे थे, सिंपली कह सकते हो एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। अब ये जो गांधी जी की सॉल्ट मार्च थी कि गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा और गांधी जी के साथ ही साथ करीब करीब 60,000 लोगों को, 60,000 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया, ये एकदम से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची गई आपके ब्रिटिशर्स के पास। तो आप देखोगे ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के पीछे स्पाइस लगा रखे थे, जासूस लगा रखे थे, जो कि गांधी जी की हर एक बात को बताते थे आपके ब्रिटिशर्स को। आप देखोगे रिपोर्ट्स बनाई जाती थी पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा, पुलिस ऑफिशियल्स अपनी रिपोर्ट्स बनाते थे और उन रिपोर्ट्स के अंदर बताते थे कि गांधी जी क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर पहला दिन है, गांधी जी की सॉल्ट मार्च का पहला दिन है, तो कंप्लीट चीजें बताते थे, गांधी जी आज यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे डिस्क्लोजर कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अपनी जॉब्स छोड़ दो, रिनाउंस करो कंपनी को, आपके गवर्नमेंट को, और अपना जो मूवमेंट है, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, उसको सपोर्ट करो। मतलब कि ऐसी सेवरल रिपोर्ट्स आपके जो कह लीजिए गवर्नमेंट है, जो ऑफिशियल्स है, उनको दी जाती थी। साथ ही साथ आप देखोगे कि इम्पैक्ट क्या रहा,
ये जो सॉल्ट मार्च हुई थी, ये जो दांडी मार्च हुई थी, इसका इम्पैक्ट क्या रहा? तो आप देखोगे 3 इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट थे। पहला इम्पैक्ट था कि महात्मा गांधी को वर्ल्ड अटेंशन मिली थी। अलग अलग कंट्रीज के न्यूज़पेपर्स के अंदर, प्रेस के अंदर गांधी जी का मेंशन हो रहा था कि एक पर्सन है महात्मा गांधी जो आपके सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर चुका है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो मतलब कि इंडियन नेशनलिज्म को वर्ल्ड अटेंशन मिल चुकी थी। दूसरी चीज, इस सॉल्ट मार्च के अंदर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा मिला था। ठीक है, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पहले भी रहता था, आपके एनसीएम कह लो या डिफरेंट कैंपेन्स कह लो, प्रोटेस्ट कह लो, और बहुत सी जो मूवमेंट्स थी, वुमेन का पार्टिसिपेशन जरूर रहता था, लेकिन जो यहाँ पे था, जो सॉल्ट मार्च के अंदर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था, वो बहुत ही ज्यादा था। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो हो गया आपका ब्रिटिश रियलाइजेशन। ब्रिटिश रियलाइजेशन का मतलब है कि सॉल्ट मार्च के बाद ब्रिटिशर्स को एक बात समझ में आ गई कि अब जो हमारा रूल है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। हमारा जो कंट्रोल है इंडिया के ऊपर वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक बात सोची कि यहां से बेइज्जत होके जाने से बढ़िया है हम खुद ऐसा दिखाते हैं कि हम तुमको पावर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यही अच्छा होता है कि कहीं से भी अपने आप बेइज्जती से हटने से बढ़िया है कि खुद दिखा दो कि भाई हम खुद पावर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो ट्रांसफर था पावर का, ये करने के लिए क्या क्या चीजें स्टार्ट करी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा? ब्रिटिशर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करी, मतलब कि लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करी, जिससे एक आप कह लो एक ऐसे पॉइंट पे आया जा सके जहां पे इंडियंस भी खुश हैं, बाकी कम्युनिटीज भी खुश हैं और ब्रिटिशर्स भी खुश हैं। ठीक है, तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 1930 में। लेकिन ये जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। क्यों? क्योंकि सॉल्ट मार्च के तहत सॉल्ट लॉ को तोड़ने के बाद गांधी जी तो जेल में थे, तो रिप्रेजेंट करने के लिए तो कोई था नहीं। तो आपकी जो पहली कह लीजिए जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और इसको यहीं पे बंद कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी को जेल से बाहर निकाला गया। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ। गांधी इरविन पैक्ट के अंदर आपके वाइसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच में बात हुई थी। ठीक है, समझौते को लेकर। वहीं पे गांधी जी ने कहा था कि हम अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ करते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पे गांधी जी को बुरा भला कहते हैं कि गांधी जी ने जानबूझकर इंडिपेंडेंस नहीं मांगी, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दिया और बहुत सी चीजें। लेकिन यहाँ पे गांधी जी के लिए आप कह लो गांधी इरविन पैक्ट में एक थोड़ी सी आप कह लो इंपॉर्टेंट थी और उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट भी मिला था। दूसरी मूवमेंट आप कह लीजिए, दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई 1931 में। ये भी 1931 के लेटर पार्ट में स्टार्ट हुई थी। 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो ये भी इनकंक्लूसिव निकली, मतलब कि इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्यों नहीं निकला? गांधी जी तो फ्री थे, तो गांधी जी गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर और गांधी जी ने कहा कि पूरे इंडिया को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन गांधी जी के इस क्लेम को 3 कम्युनिटीज ने चैलेंज करा था। ठीक है, 3 कम्युनिटीज का नाम याद रखना। पहले थे प्रिंसेस कह लो या राजा नवाब, कुछ भी कर। ठीक है, ये जिनकी अपने स्टेट्स थी, प्रिंसली एस्टेट्स थी, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि आपका जो इंडिया था वो डिवाइडेड था ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली एस्टेट्स के अंदर। तो प्रिंसेस ने कहा कि गांधी जी का कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, गांधी जी हमारी एस्टेट्स को, हमारे राज्यों को कंट्रोल नहीं करते, इसलिए वो हमारे पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरी कम्युनिटी आपकी मुस्लिम लीग ने कहा कि गांधी जी मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए मुस्लिम्स की बात करने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मुस्लिम लीडर होने चाहिए। और तीसरी कम्युनिटी के जो लीडर्स थे वो थे आपके भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि ये जो गांधी जी हैं ये आपके डिप्रेस्ड कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है, लोअर क्लासेस को रिप्रेजेंट नहीं करते, लोअर क्लासेस की रिप्रेजेंटेशन करते हैं भीमराव अंबेडकर। तो मतलब कि गांधी जी ने तो कहा था कि मैं तो पूरे ओवरऑल इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूं, लेकिन प्रिंसेस, मोहम्मद अली जिन्ना या आपके मुस्लिम लीग और आपके BR अम्बेडकर, इन लोगों ने चैलेंज करा था कि नहीं, गांधी जी ऑल ओवर इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और इसकी वजह से जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसका भी
कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखोगे कि ब्रिटिशर्स ने एक न्यू एक्ट लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अब बेसिकली बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर क्या था, तो यहाँ पे आपकी जो पार्टीज थी उनको थोड़ी बहुत रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, मतलब कि इलेक्शन के अंदर उनको थोड़ी बहुत पावर दे दी गई थी कि आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो, ठीक है, पार्टीज फॉर्म कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जब रिप्रेजेंटेशन मिल गई थी तो उसके 2 साल बाद 1937 में इलेक्शन करे गए। इन इलेक्शन में आपके मुस्लिम लीग जीत गई थी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, और आपकी जो कांग्रेस थी, कांग्रेस को 11 में से 8 सीट मिल चुकी थी मेजॉरिटी के साथ। ठीक है, और वहां पे कांग्रेस ने अपनी, आप कह लीजिए कि गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, और जो प्राइम मिनिस्टर थे आपके कांग्रेस पार्टी के, वो काम करते थे अंडर ब्रिटिशर्स, मतलब कि ब्रिटिशर्स के जो हेड थे उनके अंदर काम करते थे आपके कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट थी ये ज्यादा साल तक नहीं चल पाई। 2 साल बाद सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। अब आपके जो कह लीजिए गांधी जी और जो आपके नेहरू जी थे, ये हिटलर और नाजी के कंप्लीटली अगेंस्ट थे, लेकिन यहाँ पे आपके जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन आप हमको प्रॉमिस करो कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगी आप हमको इंडिपेंडेंस दे दोगे। यहाँ पे इन्होंने मांगी थी इंडिपेंडेंस मिल जानी चाहिए हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस डिमांड को मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे। जब यहाँ पे मना कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म करी गई थी, इन 8 प्रोविंसेस के अंदर जो गवर्नमेंट फॉर्म करी गई थी, यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया गया था। आपकी गवर्नमेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया था अक्टूबर 1939 में। ठीक है, जैसे ही रेजिग्नेशन दिया गया, आप देखोगे उसके 1 साल बाद मार्च 1940 में क्या हुआ, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दिया एक ऑटोनॉमी पावर, एक ऐसा रीजन चाहिए हमको जहां पे हम अपने पावर को कंसोलिडेट कर सके। इन टोटल आप कह सकते हो डिमांड फॉर पाकिस्तान। ठीक है, डिमांड फॉर पाकिस्तान आ गया था। तो यहाँ पे जैसे ही रेजिग्नेशन हुआ था, यहाँ पे ये लोग तो पावर में थे, मुस्लिम लीग पावर में थी, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए डिमांड कर दिया था। तो इसलिए अब सिचुएशन बहुत ही ज्यादा चेंज हो गई थी। पहले क्या था, 1940 से पहले था ब्रिटिशर्स वर्सेस इंडिया, लेकिन अब ये सिचुएशन चेंज हो गई थी। अब ये हो गई थी ब्रिटिशर्स वर्सेस हिंदूज वर्सेस मुस्लिम, या हम कहें ब्रिटिशर्स वर्सेस कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग। अब 3 कम्युनिटीज हो गई थी लड़ने के लिए, अपनी अपनी पावर को मांगने के लिए। ठीक है, जैसे ही 1940 में डिमांड करी गई थी, तो आप देखोगे ब्रिटेन के अंदर एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी थी। ब्रिटेन के अंदर एक ऐसी गवर्नमेंट आई थी जिनके जो मेंबर्स थे वो तो चाहते थे कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी जाए, लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट थे विंस्टन चर्चिल एक कंजर्वेटिव थे, और वो चाहते थे कि इंडिया को प्रेसिडेंट, आप कह लीजिए, इंडिपेंडेंस ना मिले। तो विंस्टन चर्चिल ने क्या करा, विंस्टन चर्चिल ने अपना एक, आप कह लो कि एक अपने एजेंट को भेजा इंडिया में कि गांधी जी से बात करके और मुस्लिम लीग से बात करके पूरी ये जो डिमांड है इनकी इंडिपेंडेंस की, इसको रफा दफा कर दो। ये पर्सन कौन थे, आपके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे इंडिया में कि गांधी जी से बात करेंगे और उनको थोड़ा बहुत समझा बुझा के ऐसा कर लेंगे कि वो इंडिपेंडेंस की रट छोड़कर कुछ और मांग ले। लेकिन बहुत बातें हुई थी क्रिप्स और आपके गांधी जी के बीच में, लेकिन जो क्रिप्स मिशन था जो 1942 में आया था वो फेल हो गया। गांधी जी ने आपके क्रिप्स की बातें नहीं मानी और ना ही क्रिप्स ने गांधी जी की बातें मानी। आपके क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद और एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट करी गई थी, जिसको हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने दांडी मार्च के बारे में बात करी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ।